फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो है किस चीजों से अफेक्ट होता है? कुछ आइडिया तुम्हारे पास? बोलो। गुड। एरिया लेंथ है। ओके, देखो पहली बात रेजिस्टेंस जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। किसी भी कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रीजन क्या? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस जो देखो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। अभी हम मान लेते हैं इतना बड़ा कंडक्टर है तो इसमें इतना सारा इलेक्ट्रॉन से आपस में कोलिजन करेगा। अगर मान लेते हैं हम एक और ये लेंथ और बढ़ा दी 12 हो गया। अब बताओ इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है ये इसके अंदर जो कोलिजन है बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, सॉरी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो यहां से यहां तक में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया तो आपस में ज्यादा कोलिजन करेंगे। इट मींस दे विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस। सो पहली बात क्या हो गया? इसको लिख लो, एक length of conductor increases that resistance also increases। ये पहला इसका प्रॉपर्टी जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। किस पे? अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना? ये ध्यान है। ये देखो एरिया जैसे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होना क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा किसी भी कंडक्टर से। ठीक है, ध्यान दो ऐसे। अभी इस एरिया से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक पाइप हम लगा दिए, यहाँ पे कंडक्टर लगा दिए। नाउ दिस फ्रॉम दिस नाउ देयर इज अ टू वायर हियर, so you will able to understand that number of flow of electron will increase। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो तुम्हें पता होगा क्या कि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। Q इक्वल टू एन होता है ना? क्या ये प्रूफ है? ये तो ऑलरेडी पता ही है तुमको। अबे गधा, ये तो यूनिटी मेथड से आता है, नहीं आता है? चार्ज कितना? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई तो होता है। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा डालोगे इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्यू है। ओके नाउ लिसन, अब देखो ई बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, बोलो होगा ना? इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो आई करंट बढ़ गया, और आई का क्या होता है? वी बाई आर होता है ना? अभी आई बढ़ा तो आर घटेगा। तो क्या तुम देखा, एरिया बढ़ा तो उनका कंडीशन से क्या होता है? रेजिस्टेंस घट गया, है ना? तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो हम बस डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, इफ एरिया ऑफ अ कंडक्टर increases then resistance decreases। ओके, सो एरिया कंडक्टर का बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। डन हो गया? ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे है नेक्स्ट, इसमें है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, है ना? पढ़ाएगा नेचर ऑफ
अगर किसी भी मटेरियल का या किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, मटेरियल अलग अलग हम डाल दें तो उसका जो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए हम सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर का अलग होता है रेजिस्टेंस, बस समझ रहे हो। एल्युमिनियम का अलग रेजिस्टेंस होगा, आयरन का रेजिस्टेंस अलग होगा, है ना। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। क्लियर बात? ओके, सो ये बात यहाँ पे समझना तुम लोगों को। नेक्स्ट आता है इसके बारे में टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। सो अगर किन्हीं को डाउट्स हो तो तुम लोग चेक कर सकते हो, हाँ चेक कर लेना वहां पे जाके, है ना। अच्छा ये तो हो गया पहले। अच्छा दूसरा एक बात और है इसमें, क्या कि समझो, ये दोनों चीज जो है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये दोनों को हमें 12th में पढ़ना है। इनका भी रिलेशन होता है ना, ठीक है। एक रेजिस्टेंस में अगर मान लो किसी रेजिस्टेंस में टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करें, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बात समझ रहे हो। ये चीज हमको पढ़ना है 12th में। बस अभी इतना ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये नहीं हमें पढ़ना है कि कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा कितना टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। डन? ये बात समझ रहे हो? ओके, कैलकुलेशन नहीं पढ़ना हमें इसका भी। ये दिया इसलिए ताकि तुम्हारे खोपड़ी में कुछ बातें याद रह सके, कि जाके 12th में पढ़ोगे तो अच्छा ये सब बात सुना सुना लग रहा है ना। नहीं तो 12th में अचानक से पढ़ेगा और ये बात समझ में आया सर मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना, जिंदगी में पहली बार समझ में आया। और सब कुछ अगर अभी दे देगा तो तुमको फिर 12th में कुछ पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट तुम लोग सिलेबस कम करने में लगा हुआ है तो लोग ज्यादा ज्यादा तो एडवांस बुक आता बना लो उसमें। किसका? पियर्सन का बुक आता है वो बना, क्या दिक्कत है, हैं? जब अब ये पढ़ना है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज मिल जाएगा तुमको उसमें, है ना। नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट, अब वीआई ग्राफ के लिए बात करते हैं ना। ओ अरे वीआई ग्राफ से तो रेजिस्टेंस आएगा ना। ओके, तो वीआई ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस की अगर बात कर दी है देखो, मतलब दोनों में टेम्परेचर किसका ज्यादा, R1 या R2 से? R1 ज्यादा, तो पता चलिए स्लोप ज्यादा है इसका, है ना। तो इसका स्लोप ज्यादा है इसीलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो R1 ग्रेटर देन R2 इट मींस T1 ग्रेटर देन T2। मान लेते इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो T1 ज्यादा हो जाएगा T2 से। क्लियर बात? ओके, अब हमें बात करना है इनमें रिलेशन लाना है। क्या? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में इनमें रिलेशन तुम्हें बता रहे हैं, क्या रिलेशन है इनका। अब तो वो क्या बताया था, पहला कंडीशन क्या था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। दूसरा बात था यहाँ पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, है ना। ये लेंथ ऊपर है एरिया नीचे है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगा याद है,
कांस्टेंट क्या है इसमें, रजिस्टिविटी। सो आर इक्वल टू रो टाइम्स एल अपन ए। ये रो होता है रजिस्टिविटी, है ना, क्या था ये, बता दे क्या है। रजिस्टिविटी जो है ना, ये किसी भी मटेरियल का पर यूनिट लेंथ फिक्स रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लो तुमको हम क्या बोले, ये किसी भी लेंथ का एक यूनिट लेंथ ले लिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिए, तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर हो गया ना। तो किसी भी कंडक्टर में मान लो ट्यूब है यहाँ पे, इस क्यूब में लेंथ और एरिया क्या होता है, हम अलग अलग ले लिए, है ना। ये एक और एक ले लिए, इसका 1 यूनिट लेंथ हो सकता है, एरिया एक हो सकता है, क्योंकि अगर लेंथ एक होगा एरिया भी एक होगा यूनिट, पता है तुमको। तो ये दोनों एक एक हो गया, तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर हो गया, है ना। अच्छा, तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर हो गया कब, जब एक यूनिट हम क्या करें, क्यूब का ले लें, और फिर ऐसे ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा। बात समझ रहे हो, फिर बात को समझो एक बार, क्या कि रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टिविटी के बराबर तब होता है जब लेंथ और एरिया बराबर हो जाए किसी भी कंडक्टर का। बात समझ रहे हो, ओके। तो अब ये क्या, एक स्पेशल रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, बाकी किसी चीज से नहीं। क्या होता है, हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तब इसमें चेंजेस आएगा, अदरवाइज किसी से चेंज ही नहीं आता है। तुम लेंथ को बढ़ाओ या एरिया को बढ़ाओ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इसमें आएगा। बात समझ रहे हो, इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कब चेंज आता है, जब टेम्परेचर चेंज हुआ तब, है। तो रेजिस्टिविटी इज ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लिख लो। केवल टेम्परेचर से ही क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगा, अदरवाइज किसी से नहीं। अब रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी लिख लो। Resistivity is equal to resistance in a cube having unit length and unit area. Okay. If current is passes through opposite phases, तो करंट को अगर हम अपोजिट फेस ऐसे लगा दें, ऐसे और ऐसे, तो इसका एरिया भी 1 होगा और लेंथ भी 1 है ना। इसका मतलब क्या, ये दोनों अगर 1 1 हो जाए, ये देखो, आर इक्वल टू 2 टाइम्स 1 एंड 1, लेंथ भी इसका 1 हो गया, एरिया भी 1 हो गया, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बराबर हो गया आर इक्वल टू, बात समझ गए। अब तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। डन, इसे मिटा देना।
हम्म अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? देखो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, R इक्वल टू रो टाइम एल अपन ए। क्या हो गया? हाँ नहीं लिखा? अरे यार ढक्कन तो बोल रहा ना दे। ओके चलो ठीक। तो हमको यहाँ पे रेजिस्टिविटी रखो, बाकी इधर भेज दो। रेजिस्टिविटी यहाँ रह गया R इंटू ए अपन एल, ठीक है। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे आ गया, ये यहाँ रह गया। इसका हमको यूनिट निकालना है। रेजिस्टेंस यूनिट क्या कहूँ? अरे होता है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का, ये कट गया 1 मीटर से मीटर, ओम मीटर आ गया। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, लिख दो यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा रेजिस्टिविटी देख चुके, कंडक्टिविटी देख लेते, ठीक है। देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है 1 अपन रेजिस्टिविटी, याद है? अरे बोलो, कंडक्टिविटी इज जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टिविटी। हाँ, कंडक्टिविटी को हम डिनोट किससे करते हैं, याद है? आर से। अरे तुम लोग याद करो फॉर्मूला, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है। सिग्मा था, एक रो था, क्या था? एक सिग्मा था, एक रो था। ओके तो कंडक्टिविटी जो होता है इसको हम क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा से। दिस सिग्मा इक्वल टू रेजिस्टिविटी जो था ये रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, ओके। तो इसका हम ठीक उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप हमको लिखा ना, कंडक्टिविटी। अच्छा, 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या है वो, मीटर, सिंबल है इसका ओम मीटर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, 1 बाय ओम मीटर। तो 1 बाय ओम मीटर क्या होता है, ओम पावर माइनस मीटर माइनस 1, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा ओम पे पावर माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ओम माइनस 1 और मीटर माइनस 1। हाँ, कंडक्टिविटी का हाँ उल्टा था। अब ये वो कंडक्टेंस का था, ठीक है, कंडक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, और ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है ना, ये ध्यान है, ठीक है। क्या लिख दिया था, कंडक्टिविटी लिख दिया था, तो वो रेजिस्टिविटी, हाँ वो सही था। तो वो कंडक्टेंस था। अरे ये देखो, इससे पहले तो लोग बताते ना रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, है ना, उल्टा था। अब ये रेजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है ना, ये एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कंडक्टिविटी अगर ये सिग्मा है तो रेजिस्टिविटी 1 बाई ये रो होता है, ठीक है। इसको रो से नोट करते हैं, फॉर इंस्टेंस समझो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं होता कि किसी चीज को किसी को डिनोट कर देगी इससे, है ना, ये वही बात है। बाकी तुम्हें मतलब इससे, इनसे, इनसे कंडक्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल था यहाँ पे ओम मीटर, यहाँ था लाइए ओम मीटर, है ना।
तो कंडक्टिविटी के सिंबल क्या बनेंगे, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट्स में डाल के, ये तुम कहना चाह रहे हो। ओ मीटर पावर माइनस 1, ये भी लिख सकते हो। मिला दे हम इसको। निकाल इसको। ओके, आप सुनो, हम बात करते हैं चॉइस ऑफ मटेरियल, कैसे चूज करते हैं। मटेरियल, मटेरियल हो तो एक कंडक्टर की बात करते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर तक भेजना है तो हमें कैसा वायर चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस कम हो, है ना। फॉर लॉन्ग ट्रांसमिटिंग करंट वी नीड अ वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस। तो हमें लॉन्ग वायर और ट्रांसमिशन, लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए ऐसा वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो पहला हो गया और wire having less रेजिस्टेंस, इसलिए हम लोग वायर के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर, है ना। सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। तो घर में चांदी लगा नहीं सकते हैं क्योंकि अंबानी तो है नहीं, है ना। किसका, अबे तो वायर के अंदर रहेगा तो मेल्ट होने से क्या मतलब, तुम्हारा जो 220 वोल्ट इतना ही सहना है कि उसको कौन सा 2020 वोल्ट सहना है। तो सेम करंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं, बिजली का बिल थोड़ा सा कम आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन किसी को पता चल गया चांदी से वायरिंग क्या है, घर ही उठा के लेके गया, बोलेगा वायर नहीं लेके जाएगा, घर ही लेके चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा तुम्हारा सेकंड पार्ट इसमें क्या, कौन सा कॉल। अब देखो एक्चुअली में एल्युमिनियम हमारे पास प्रचुर मात्रा में, कॉपर सा कम, कॉपर का कमी, एल्युमिनियम हमारे कंट्री में भरपूर है, तो क्या यूज करें हम। और एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, अच्छा वायर है, ये भी है ना। हम्म हम्म ओके, सो अब देखो फ्यूज वायर के लिए यूज करेंगे। फ्यूज वायर में हम ऐसा वायर चाहिए हमको जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो, है ना। क्या होना चाहिए, वायर। अब वायर ही एक्चुअली वायर में भी एलॉय होता है ना, ये कैसा होता है, एलॉय होता है, मिक्सचर ऑफ वायर होता है।
देख लेंगे मोर एक्सप्रेशन the alloy having more resistance and less melting point, बहुत जल्दी से मेल्ट कर जाएगा अचानक से। जैसे ही करंट बढ़ा मेल्ट कर गया। तो फ्यूज का काम ही होता है कनेक्शन को तोड़ देना। कनेक्शन टूट गया, देखो कि मान लो लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ फ्यूज वायर लगा दिया गया है। यहाँ कोई डिवाइस लगा हुआ है, जैसे करंट जाएगा इधर से, और करंट जैसे ज्यादा हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या इसका ज्यादा है, तो जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट जाएगा तो हीट डेवलप होगा, और जैसे हीट डेवलप हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, टूट जाएगा ये, और जैसे टूटा करंट जाना इधर बंद हो जाएगा। अरे बोलो क्या हो, करंट बंद हो जाएगा जाना, और करंट जाना बंद हो गया तो बॉल बंद हो गया। पहले टाइम में यूज करते थे, अब तो फ्यूज बहुत कम यूज करते हैं। अब तुम लोग एमसीबी यूज करते हैं, है ना, मैनचेस्टर सर्किट ब्रेकर, जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसको, आप समझ रहे हो इसको? ओके, क्या हुआ है? ओके, उसके बाद फिलामेंट वायर होता है, ठीक है, ये भी अच्छा हम समझा देते हैं। फिलामेंट जो होता है किसी भी वायर का, ये एक्चुअली नॉर्मल बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम वायर का होता है। किससे? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं आयरन, है ना, आयरन जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी नाइक्रोम वायर होता है लगा हुआ, ठीक है। वो भी क्या होता है, हाँ, वो भी क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है नाइक्रोम वायर का, है ना, इसलिए वो ज्यादा गर्म होता है। और हमें चाहिए ही ऐसा वायर जो जल्दी गर्म हो जाए, है ना। नाइक्रोम वायर होता है हीटर में भी, है ना, हीटर में भी कौन सा वायर, नाइक्रोम होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये सब वायर की वजह से क्या होता है, हमें करंट जैसे फ्लो होता है वैसे वायर हीट हो जाता है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन सब वायर का। तो हमें चाहिए ही ऐसा वायर जो जल्दी गर्म हो जाए, है ना, ठीक ना। वो हीट भी ज्यादा डेवलप करता है, हाँ, नाइक्रोम वायर जितना भी है ना तुम्हारा, तो जो भी नाइक्रोम वायर होता है ना, वो एक्चुअली में हीट डेवलप करता है, ठीक है। तो उनके साथ हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है, हीट की वजह से ही कोई चीज है गर्म करने के बाद उससे लाइट निकलने लगता है, वही बात होता है। अच्छा, अब आगे पढ़ लेते, सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर। देखो सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। क्या होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है, तो लिख लो। A conductor having zero resistance at very low temperature तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, ये सुपर कंडक्टर बन जाता है ना। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मरकरी की बात करें तो क्या बोला, मेटल, हाँ, लिक्विड में क्यों है, एक्चुअली में इसके जो इंटरनल फोर्स होता है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा कम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मेटेरियल का लिक्विड होने का क्या कंडीशन है, अरे सॉलिड लिक्विड गैस प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, तो लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, नहीं पढ़ा है। स्पेस कम या ज्यादा होता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस,
इसलिए, है ना। हम्म केल्विन है और एक लेड होता है बिलो 7.25 केल्विन। तो इन सब पे ये सब सुपर कंडक्टर बन जाता है। और सुपर कंडक्टर का काम होता है, ठीक है, हमारा सुपर कंडक्टर का काम होता है रेजिस्टेंस जीरो ऑफर करना, करंट इन्फिनिटी हो जाता है। और इससे जो ट्रेन सब चलता है, मैग्नेटिक ट्रेन देखा है, मैग्नेटिक ट्रेन जो होता है ना, तो वो जमीन से ऊपर जो चलता है वो सुपर कंडक्टर पे ही चलता है, ठीक है। तो जरूरी हम क्या बोले, तो मरकरी का बनाता है, इसका भी बना सकते हैं, और भी मटेरियल होता है जिसको सुपर कंडक्टर बनता है। करंट पैदा उसमें करता है, मैग्नेट कैसे बनता है, करंट से बनता है ना। ऐसा तो नहीं कि मैग्नेट लाके उसमें पुश देता है, चलना शुरू कर देता है, करंट से मैग्नेट बनता है ना, ध्यान रखना। तो ये नॉर्मल, ओके, तो इस तरीके से ये बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें सिलिकॉन, हाँ देखो एक्चुअली लेड जो होता है डायरेक्टली सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, ठीक है, सिलिकॉन जो होता है, ठीक है, वो मिलाया हुआ रहता है। और ये जो लेड होता है ना, ये पीबी होता है। हम लोग जो शीशा देखते हैं फेस, वो लेड के साथ उसमें और भी कुछ मिलाया हुआ रहता है, ठीक है, मिक्सचर होता है कुछ का, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा, अब देखो इसमें ये जो लेड होता है ना, अगर हम बात करें तो आ, अभी ये जो मरकरी सब है ना, इसका जो कंडक्टर, अगर मान लो हमें ऐसा कंडक्टर आसानी से मिल जाता, अभी तो मिल नहीं पा रहा, तो कंप्यूटर सब का जो अभी डिस्टेंस है बड़ा लार्ज, वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर सुपर कंडक्टर अच्छे से हमें काम करने लग जाए कम टेम्परेचर पे, या ऐसा सुपर कंडक्टर मिल जाए जो हमारे टेम्परेचर पे काम करे, तो अभी जितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उससे भी छोटे छोटे कंप्यूटर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं उसका बात है, वो और छोटा बन सकता है। हम्म नाउ क्वेश्चन टाइम्स, अब क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कुछ बनाना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे दो कंडक्टर लगा हुआ है, ए एंड बी, ठीक है, ये अलग अलग है ये कंडीशंस, ये वी है ना, और ये आई है, ये वी है और ये आई है। मैं दो क्वेश्चन है, पहला में विच वन इज द ओमिक कंडक्टर, इन दोनों में से कौन सा ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, विच वन हैज द मोर रेजिस्टेंस, इन दोनों में से दोनों में ज्यादा किसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। Just I'm giving you 2 minutes. Try to think and solve it. कौन सा? हम्म? अरे क्या दिक्कत है तुमको? ये यहीं से स्टार्ट हुआ, क्या दिक्कत है? हम 5 वोल्ट से शुरू की करंट देना, और वोल्टेज 6 वोल्ट से शुरू हुआ, क्या पता 5 एम्पियर करंट हो गया, 6 वोल्ट करंट मतलब वोल्टेज हो गया।
तो ये स्ट्रेट है, ध्यान रखना दोनों स्ट्रेट सीधा है दोनों। गुड, बोथ आर कॉमिक कंडक्टर, दोनों क्योंकि स्ट्रेट है तो क्या जो आंसर क्या होगा, बोथ आर अच्छा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, ए और बी का? बी का। अरे जो बी की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है, याद है उस टाइम में भी यहाँ था, ये आई यहाँ तक है ना, इस टाइम में भी इधर हो गया था, जो बी की तरफ ज्यादा झुका रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो बी हैज रेजिस्टेंस ज्यादा। बी हैज मोर रेजिस्टेंस। डन। अरे लिखना है, लिखो छापो जल्दी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम ऐसा दिया हुआ है, इसका वी हो गया, ये आई हो गया, ये वी आई ग्राफ का ऐसा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल में वी आई ग्राफ देंगे। पहला है नंबर ए, बी है, ठीक है, इसका ऐसा है कंडीशन। ठीक है, दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, और ये बी है, और ये आई, और ये हो गया सी। ठीक है, और इसका थोड़ा ग्राफ ये ऐसा, और ये हो गया डी। ठीक है, तो ये है बी, ये है आई, इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा है, ये हो गया बी और ये हो गया आई। तो यहाँ बताना है which one are the ohmic conductor, which one are the non-ohmic conductor। झुका हुआ देख लो, स्ट्रेट हम तो तुम्हें झुका नहीं है, स्ट्रेट बनाए, ये सीधा स्ट्रेट है, हाथ से बनाया तो टेढ़ा हो गया, तो स्ट्रेट है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या गया? तो ए एंड बी ओमिक कंडक्टर होगा, सी और डी नॉन ओमिक कंडक्टर, तो ये कर्व लाइन है ना। ओके, सो तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बात समझ गया। नेक्स्ट टाइम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे हम, अभी के लिए कर इतना ही। हाँ